हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितेश सिंह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री पे। स्टूडेंट, हम लोग 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट क्लास एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था कि हाउ टू डिटरमाइन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम इट्स परसेंटेज कंपोजिशन। आइए आज हम लोग ये देखेंगे कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो सॉल्यूशन में होते हैं। ओके, तो अगर जब केमिकल रिएक्शन सॉल्यूशन में होते हैं तो फिर उस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट होना चाहिए सॉल्यूट का, यानी कितना अमाउंट होना चाहिए किसी सब्सटेंस का, फिर वो सॉल्यूशन किस में ले रहे हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन का मास क्या होना चाहिए। आइए इस सारे टर्म के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले हम लोग हेडिंग देंगे रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। एक्चुअली ये रिएक्शंस इन सॉल्यूशन हेडिंग दे रहे हैं, लेकिन टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो पहले हम लोग हेडिंग देंगे रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के रिएक्शंस को देखने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कौन सा टर्म, तो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से देखने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखना हो। पहले ये सॉल्यूशन है क्या, तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सर है। सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सर। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सर। अब कोई बोले कि व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सर, आप सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिख सकते हैं। लिखिए, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ओके, तो अगर दो या दो से अधिक केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं और उनका हम लोग होमोजीनियस मिक्सर लेते हैं। होमोजीनियस, एक्चुअली होमोजीनियस मिक्सर का मतलब होता है जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। द मिक्सर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब वैसा मिक्सर जो पूरा मिक्सर में हर एक सब्सटेंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आप वाटर और शुगर को मिक्स कर लीजिए, है ना। तो वाटर और शुगर को मिक्स कर लेंगे तो जैसे ही आप पिएंगे, कभी ऐसा होगा क्या कि ऊपर वाला पी रहे हैं पानी मतलब शरबत, तो थोड़ा सा ज़्यादा मीठा लग रहा है ना, बीच में थोड़ा सा कम मीठा, फिर लास्ट में थोड़ा सा ज़्यादा मीठा, ऐसा तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। अगर आप उसको कंप्लीटली मिक्स कर लिए शुगर को सॉल्यूशन में, तो वो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। और वो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन या फिर यूनिफॉर्म मिक्सर को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर, एंड ऑल होमोजीनियस मिक्सर्स आर सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने होमोजीनियस मिक्सर या फिर सॉल्यूशन के डेफिनेशन में ये पढ़ा दो या दो से अधिक सब्सटेंस। लेकिन हम लोग इस सेक्शन में वैसे सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें केवल दो ही सब्सटेंस हो। कौन कौन भाई, आइए इसको पहले आप लिख लिए होंगे। होमोजीनियस मिक्सर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सिर्फ दो ही सब्सटेंस अगर हो सॉल्यूशन में तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इनको, बाइनरी सॉल्यूशन। इसका डेफिनेशन क्या होगा, लिख सकते हैं आप, द सॉल्यूशन विच कंटेन ओनली टू सब्सटेंसेस आर नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, वैसा सॉल्यूशन जिसमें केवल दो सब्सटेंस होता है उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कॉमन साल्ट और वाटर, शुगर और वाटर, अल्कोहल और वाटर, है ना, ये सारा बाइनरी सॉल्यूशन है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। अब देखना, तो अगर कोई पूछे व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्वेंट, है ना, तो सॉल्वेंट क्या होता है, द सबस्टेंस प्रेजेंट इन larger amount, the substance present in larger amount in solution called solvent। और अगर कोई पूछे कि solute क्या है, तो solute अब आप समझ गए होंगे, the substance present in a smaller amount in solution।
इन सॉल्यूशन कॉल्ड सॉल्यूट। ओके, तो जो सब्सटेंस का अमाउंट सॉल्यूशन में ज़्यादा होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, और जिस सब्सटेंस का अमाउंट सॉल्यूशन में कम होता है उसको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। ओके, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि अगर पहले एग्जाम्पल से देखिएगा तो आप समझ में आएगा। एग्जाम्पल है a 60% solution, sorry, a 60% solution of sugar, है ना, a 60% solution of sugar। इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि शुगर का 60% है ना, तो अगर शुगर का 60% है तो वाटर का 50% हुआ, सॉरी 40% हुआ। तो 60% अगर शुगर है तो इसका अमाउंट ज़्यादा है ना, तो वाटर का अमाउंट कम हुआ। तो फिर सॉल्यूट किसको बोलेंगे और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? क्या शुगर सॉल्वेंट है यहाँ पे और वाटर सॉल्यूट है? तो जवाब है नहीं, वाटर ही सॉल्वेंट है, उसका अमाउंट भले कम है। लेकिन हम लोगों ने तो डिफिनीशन लिया, डिफिनीशन लिखा द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। तो सर आपने तो अभी बताया जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है। तो एक नोट लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। और नोट क्या है? द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन हैव सेम फेज। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन हैव सेम फेज, मतलब जो फेज सॉल्वेंट का होगा, जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का होगा, वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का होगा। इसलिए वाटर लिक्विड है और शुगर सॉल्यूशन भी लिक्विड है, तो वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट। तो आप इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस, जो भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस ऑलवेज टेकन एज सॉल्यूट। ओके, अगर सॉलिड को लिक्विड में मिला के आप सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉलिड सब्सटेंस को आप सॉल्यूट लेंगे एंड लिक्विड सब्सटेंस को आप सॉल्वेंट लेंगे। तो आई थिंक आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ गया है तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है तो देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो है क्या कि जितना अमाउंट, देखिए डिफिनेशन ही लिख लीजिए। आइए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a specific amount of solvent or solution is termed as concentration of solution, या फिर is known as concentration of solution। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? concentration of solution। किसी को कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। अब मतलब कितना अमाउंट कितने, मतलब सॉल्वेंट के स्पेसिफिक अमाउंट में प्रेजेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूट का जैसे क्या, तो सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, ये सारे टर्म को लेके हम लोग ने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक नया टर्म दिया। अब देखना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कितने टर्म को हम लोगों को पढ़ना है। इस सब को अब हेडिंग को आप इरेज कीजिए। आइए देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कौन कौन सा टर्म पढ़ना है। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अब ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है ना, इसको दो कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया। पहली कैटेगरी है टेम्परेचर डिपेंडेंट। पहली कैटेगरी कौन है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, मतलब वैसा कंसंट्रेशन जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करता हो। और सेकेंड कैटेगरी है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट।
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब देखिए एक एक करके, टेम्परेचर डिपेंडेंट में कौन कौन होंगे, जो वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे। ओके, तो इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट में सबसे पहले आएगा वॉल्यूम परसेंटेज, और यही सारा टर्म हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड मोलारिटी, ये याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, मोलारिटी। थर्ड नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। ओके, ये वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स हैं। ओके, अब आइए इधर देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और आता है, मोलारिटी का ही है, जिसको हम लोग फॉर्मलिटी कहते हैं। मोलारिटी हम लोग निकालते हैं कोवैलेंट सब्सटेंस के लिए, जबकि फॉर्मलिटी हम लोग निकालते हैं आयनिक सब्सटेंस के लिए। ओके, अब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है भाई, तो जो सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता हो, तो मास परसेंटेज, इसको टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ने वाला है। सेकंड मोलालिटी, इसमें भी मास ही है सिर्फ। थर्ड मोल फ्रैक्शन, ओके, मोल फ्रैक्शन, और फोर्थ है मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। तो कुल मिला के हम लोग इस टॉपिक में 8 टर्म पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन के। फटाफट से इसको आप नोट कर लीजिए, जिसमें से कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं और कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं। ओके, तो नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं, अब एक एक करके सारे टर्म को पढ़ते हैं हम लोग। चल भाई तुम भी जाओ। अब देखना ध्यान से, पहला हम लोग शुरू करेंगे बहुत ही आसान सा टर्म, और वो है मास परसेंटेज। अगर आपसे पूछे कि मास परसेंटेज किसी भी सॉल्यूशन में किसी सब्सटेंस का कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। द amount of solute, the amount of solute present in 100 ग्राम, 100 ग्राम में हम लोग निकालेंगे। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मास परसेंटेज। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, मास परसेंटेज। ओके, तो यानी 100 ग्राम में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी आप बोल सकते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे, और सॉल्वेंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मास परसेंटेज। ओके, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, तो मास परसेंट इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे मास की बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और इसको परसेंटेज में लाना है तो इनटू कर लीजिए 100। इस तरीके से आप मास परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेंगे। आइए और भी इसको छोटा बनाते हैं, है ना। तो लेट WB इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। WB को हम लोगों ने क्या मान लिया, मास ऑफ सॉल्यूट, और WA को हम लोग ने माना मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, या फिर आप गिवन मास ऑफ सॉल्यूट या फिर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। तो देखना, अगर आपको निकालना है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट यानी WB बाई मास ऑफ सॉल्यूशन यानी WA प्लस WB इंटू 100। ओके, इस तरीके से आप किसको फाइंड आउट किए, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट को। अब आपको फाइंड आउट करना है मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा आप खुद सोचिए, मास ऑफ सॉल्वेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके, इनटू 100। तो इस तरीके से आप मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसको कभी कभी क्वेश्चन में ना इट इज ऐसे लिख लीजिए, डिनोटेड बाई, कभी कभी सॉल्यूशन में W/W% भी गिवन होता है, या फिर
m/m% भी गिवन होता है, तो इसका मतलब ही हुआ मास परसेंटेज। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, फटाफट नोट कीजिए। आइए इरेज कर दें इसको। ओके, तो हम लोगों ने अभी देखा मास परसेंटेज के बारे में। अब हम लोग कुछ एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट है, इसमें नोट को लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखना नोट क्या है। नोट, अगर कभी सॉल्यूशन में दिया रहे अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 25%, अब ब्रैकेट में लिखा रहे m/m% ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब ये बोला कि मास परसेंट 25% है किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और 75 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर कभी भी ऐसा गिवन हो 25%, 20%, 10%, है ना, तो आप इसको 100 में सॉल्यूशन का अमाउंट 100 ग्राम एज्यूम करके बनाएंगे, तो 100 का 25% तो 25 ग्राम, तो ये सॉल्यूट का अमाउंट हो जाएगा। बचा कितना, 75%, और 75 ग्राम ये सॉल्वेंट का अमाउंट हो जाएगा, और सॉल्यूशन का अमाउंट कितना रहेगा, 100। अगर 10% गिवन हो तो 10 ग्राम सॉल्यूट, 90 ग्राम सॉल्वेंट। 20% गिवन हो तो 20 ग्राम सॉल्यूट और 80 ग्राम सॉल्वेंट। तो वो ब्रैकेट में m/m% गिवन होगा, या फिर मास बाई मास परसेंट गिवन होगा, या फिर बाई w/w% गिवन होगा। ओके, तो ये सारा हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे इस टर्म को। चलिए इरेज कर दें। ओके, आइए, अगर आप चाहते हैं कि एक छोटा सा प्रॉब्लम इस टॉपिक पे देख लेते हैं भाई। छोटा सा क्वेश्चन, एक 30 ग्राम of acetic acid present in 80 gram of its dilute solution। ओके, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम एसिटिक एसिड है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट यानी एसिटिक एसिड एंड सॉल्वेंट यानी वाटर। कभी भी सॉल्यूशन की बात करेगा, अगर वहां पे सॉल्वेंट आपको गिवन ना हो तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट को एज्यूम करेंगे। वो कौन है भाई यूनिवर्सल सॉल्वेंट? वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, तो देखना यहां पे सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, तो सॉल्यूट इक्वल टू 30 ग्राम, और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, तो वो है 80 - 30, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ने के बाद ना सॉल्यूशन आता है, तो ये है 50 ग्राम, है ना। और सॉल्यूशन तो पता ही है आपको, सॉल्यूशन भी लिख लीजिए। सॉल्यूशन कितना है, तो वो है 80 ग्राम, यानी आपको WB मिल गया 30 ग्राम, WA मिल गया 50 ग्राम। चलिए निकालिए मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब एसिटिक एसिड कितना है, तो इसमें मास परसेंट हो जाएगा WB बाई WA प्लस WB इंटू 100। तो देखिए कितना हो रहा है, 30/80 इंटू 100, 30/80 इंटू 100। तो सबसे पहले तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये कटाएंगे आप 4 से, तो ये आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 25, 2 से कटा लीजिए तो 12.5, 12.5 में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 37.5%।
ओके, तो एसिटिक एसिड का परसेंटेज आ गया 37.5%। तो इसलिए मास परसेंट ऑफ वाटर, अब वाटर का निकालना है, क्या फॉर्मूला यूज करें? बिल्कुल ही नहीं, 100 माइनस 37.5। ओके, तो 100 माइनस 37.5 आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 62.5। कितना आ जाएगा? 62.5% आंसर। आप बस चेक कर लीजिए, अगर सॉल्यूट का अमाउंट, आप सॉल्यूट का परसेंटेज आपने अगर सही कैलकुलेट किया है तो सॉल्वेंट का भी 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट है ना, सॉरी मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट और मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट किया। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग सेकेंड टर्म पढ़ने जा रहे हैं और वो है वॉल्यूम परसेंट। देखना, वॉल्यूम परसेंट सेकेंड, वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज सेम वैसा ही है जैसा मास परसेंट है, बस यहां पे वहां पे हम लोगों ने मास को एज लिया था, यहां पे वॉल्यूम ले रहे हैं। तो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 100 ml of solution, present in 100 ml of solution called volume percentage। क्या बोलेंगे इसको? वॉल्यूम परसेंटेज। सिंपल सी बात है ना। दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो वॉल्यूम जो 100 ml सॉल्यूशन में मौजूद हो उसको हम लोग वॉल्यूम परसेंट बोल रहे हैं। ओके, फिर से इट इज लिख लीजिए डिनोटेड बाई, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? तो जनरली V बाई B परसेंट से। ओके, तो अगर हम लोग से बोले कि वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे कैसे भैया, तो वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, बाई में क्या हो जाएगा? बाई में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, तो इस तरीके से हम लोग वॉल्यूम परसेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो फिर से मान लेते हैं, लेट VA बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, VA को हम लोगों ने एज्यूम किया वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और VB वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरीके से VA प्लस VB हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ऐसे कि VB मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, बाई में VA प्लस VB वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरीके से हम लोग वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करेंगे। और वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा VA बाई में VA प्लस VB इंटू 100। सिंपल सी बात है। इस तरीके से हम लोग वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर रहे हैं। फटाफट से नोट कर लीजिए वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्मूला को। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इतना आसान चीज है भाई, अब समझ में ये नहीं आया तो और क्या आए बताइए आप। तो वॉल्यूम परसेंट और मास परसेंट हम लोगों ने देखा। अब एक नया टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, अब जैसे मास परसेंट था वॉल्यूम इंडिपेंडेंट और वॉल्यूम परसेंट था, सॉरी मास परसेंट था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और वॉल्यूम परसेंट था टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट का नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट टर्म कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए, और ये है मोलारिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोलारिटी को हिंदी में कहते हैं मोलरता। कैसे मोलरता को फाइंड आउट करेंगे? देखना ध्यान से। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, the number of moles of solute present in
प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखा आपने कैसे ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि 1 लीटर ही है, यहां पे हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, है ना। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मोलारिटी। क्या बोलेंगे इसको? मोलारिटी बोलेंगे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मोलारिटी। अब देखना, इट इज डिनोटेड बाई एम, कैपिटल एम से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, इट इज नेक्स्ट, इट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। इसको किस में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं? मोल पर लीटर में। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी? तो मोलारिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तो हम लोग मोल कंसेप्ट में बहुत सारा देख चुके हैं क्वेश्चन इस पे। तो फटाफट से नोट कीजिए मोलारिटी का डेफिनेशन। मोलारिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। ओके, फटाफट नोट कीजिए। आइए इसको भी शॉर्ट में, फॉर्मूला को शॉर्ट में लेते हैं। पहले इरेज कर दें। ओके, आइए मोलारिटी के फॉर्मूला को हम लोग शॉर्ट में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से लेते हैं। कैसे देखना, तो लेट एन बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और इसके फॉर्मूला को हम लोगों ने तो फॉर्मूला तो पढ़ा ही नहीं है। हम तो आपसे बोले थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर मोल कंसेप्ट में कोई फॉर्मूला रटना ही नहीं है। लेकिन आइए एक ड्रॉ कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे निकालते हैं, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख के इसको फिर इरेज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का जब फॉर्मूला आ जाएगा तो। ओके, देखना, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, सॉरी ऐसे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ओके, तो देखना, सिंस 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 1 मोल। ओके, 40 ग्राम कैल्शियम का कितना मोल होगा? 1 मोल। इसलिए 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 1/40 इंटू 20। अब देखो, किसी का भी 20 ग्राम होता तो पहले उसका हम लोग 1 मोल का मास लेते, फिर जो गिवन मास है उसको लेते हम लोग। तो फिर क्या लिए आप? ऊपर में जो मास लिए वो मास है गिवन मास, जो क्वेश्चन में गिवन हुआ है, गिवन है ना। और नीचे में जो आप मास ले रहे हैं वो कौन सा मास है? मोलर मास। आई बात समझ में? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का आपने कौन सा फॉर्मूला ड्रॉ किया? यहां पे देखो 1/2 हो जाएगा, यानी 0.5 मोल हो जाएगा। ओके, कौन सा फॉर्मूला ड्रॉ किया? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। आइए इसको हम लोग अभी रेज कर लेते हैं। तो देखिए, अब गिवन मास को हम लोग मान लेते हैं WB। WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। और MB मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसलिए NB इक्वल टू क्या हो जाएगा? WB बाई MB। ओके, और यहां पे V हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे। V किसको ले रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। तो बताइए मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मोलारिटी को M से डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर यहां पे इन लीटर दिया हुआ है तो फिर यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा मोलारिटी के लिए। लेकिन अगर उसका सॉल्यूशन जो है ml में दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml जब हो तो हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, जो ऊपर आके यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला ध्यान से देखना, जब लीटर होगा तो 1000 से हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जब ml में होगा तब जरूरत है। और फिर एक और फॉर्मूला देखना,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड गिवन मास बाई मोलर मास, यानी WB बाई MB इंटू V इंटू 1000, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। अब इतना सारा फॉर्मूला आ गया आपके लिए मोलारिटी के लिए। ओके, तो फटाफट से सारे फॉर्मूला को नोट कीजिए कि कैसे हम लोग मोलारिटी को फाइंड आउट करेंगे। ओके, नोट कीजिए। चलिए अब इसको हम लोग कर लेते हैं इरेज। थर्ड, मोलारिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ओके, अब क्या पढ़ते हैं, तो मोलारिटी इक्वेशन देखना। अब ये मोलारिटी इक्वेशन क्या है? मोलारिटी इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में मोलारिटी इक्वेशन है ना। इफ सेम अमाउंट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ सेम सॉल्यूट dissolve in different वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है। अगर अच्छा इसको 2 डिफरेंट कर लेते हैं, 2 डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 2 सॉल्यूशन हम लोग को लेना है ना, प्रिपेयर करना है, और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सेम सॉल्यूट को भी डिसॉल्व कर रहे हैं। जैसे आप ये बोल दीजिए कि 3.42 ग्राम ऑफ शुगर, उधर भी 3.42 ग्राम ऑफ शुगर, लेकिन इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं आप 2 लीटर और इधर ले रहे हैं 5 लीटर, तो दोनों में डिफरेंट कंसंट्रेशन आएगा ना। अब इन दोनों में कैसे रिलेशन आता है, उसी को हम लोग मोलारिटी इक्वेशन कहते हैं। तो देखना, फॉर सॉल्यूशन 1, ध्यान से देखना, फॉर सॉल्यूशन 1 के लिए मोलारिटी को हम लोग M1 यानी मोलारिटी तो डिफरेंट आएगा, डिफरेंट कंसंट्रेशन आएगा, इक्वल टू हो जाएगा NB बाई V1 इंटू 1000। ओके, और फॉर सॉल्यूशन 2, अब सेकेंड सॉल्यूशन के लिए, अब ये कितना हो जाएगा, तो M2 इक्वल टू NB बाई V2 इंटू 1000। ओके, तो M1 इंटू V1 इक्वल टू हो जाएगा NB इंटू 1000, और यहाँ पे M2 इंटू V2 हो जाएगा NB इंटू 1000। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू V2। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन आया जिसको हम लोग मोलारिटी इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलारिटी इक्वेशन। फटाफट से नोट कीजिए मोलारिटी इक्वेशन को, बहुत ही काम आने वाला है आपके। डायरेक्ट क्वेश्चन मोलारिटी इक्वेशन पे आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट लेते हैं, अगर समय रहेगा तो एक क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। आइए पहले नोट देखते हैं। कभी कभी लिखा रहेगा 1m सॉल्यूशन, है ना, या फिर लिखा रहेगा 1 मोलर सॉल्यूशन। समझना ध्यान से, 1m सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन, है ना, या फिर यूनिमोलर सॉल्यूशन, ये भी ऐसा भी लिखा जा सकता है। सॉल्यूशन में ऐसा गिवन है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो यानी NB हो जाएगा 1 मोल और वॉल्यूम हो जाएगा 1 लीटर, तब ना उसकी मोलारिटी आई 1, यानी 1m आप बोल रहे हैं। तो 1m बोलने का मतलब क्या हुआ कि आप मोलारिटी 1 बता रहे हैं। तो जब मोलारिटी 1 होगा, कब? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा 1 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी होगा 1। तो ये जनरली हम लोग 1m को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो ये फर्स्ट। सेकंड, अब देखना 1m सॉल्यूशन के बदले अगर कहीं भी 0.5m सॉल्यूशन गिवन हो, 0.25 भी गिवन हो सकता है। एक और बता देते हैं, आप समझ में आ जाएगा आपको। तो 0.5 मोलर सॉल्यूशन हो या फिर सेमी मोलर सॉल्यूशन हो। ओके, तो फिर इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? ये दोनों कम ही होता है, यूनिमोलिकुलर या फिर सेमी मोलिकुलर, ये दोनों टर्म को ज्यादा यूज करता है। फिर से वही चीज
कि 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना में, तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितना में प्रेजेंट है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 0.5 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 लीटर। वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, तब वीडियो को खत्म करते हैं। चलिए, थोड़ा सा लंबा हो गया तो हो गया, कोई नहीं, इरेज कर दे। ओके, जब एक टर्म पढ़ रहे हैं हम लोग तो उसको पूरा ही कर ले। चलो क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन ये है कि 2.46 ग्राम ऑफ NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डिजॉल्व इन वाटर, आर डिजॉल्व्ड in water, and the solution is made to 100 centimeter cube in volumetric flask. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में रख के हम लोग ये सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, देखना ध्यान से। सबसे पहले गिवन मास क्या है सॉल्यूट का, तो गिवन मास को WB बोलते हैं, वो है 2.46 ग्राम। ओके, और सॉल्यूट कौन है, NaOH। तो NaOH का मास आप कैलकुलेट कीजिए, 23 + 16 + 1, ये आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल, दैट इज MB। ये क्या है, MB है ना। मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, तो वॉल्यूम दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखना ये रिलेशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 ml, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम हो गया 100 ml। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है भाई साहब, WB/MB इंटू 1000, और यहाँ पे इंटू में भी रख दीजिए सबका वैल्यू कितना, 2.46 इंटू नीचे में 40 इंटू 1000। ओके, और यहाँ इंटू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100। तो ये 000 गया और ये 0 से ये 0 गया, आंसर आ गया 2.46/4। अगर चाहते हैं आप इसको सॉल्व करें तो ये पॉइंट जाएगा तो 00 आ जाएगा, और ये आएगा 200 और ये आ जाएगा 123। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 123 में हम 200 से डिवाइड करते हैं, नहीं होगा पॉइंट देके 0 से करेंगे, 6 से हो जाएगा 1200। ओके, 3 आएगा, 0 आएगा, कैंसिल 0 आएगा, 1 से होगा तो कितना 200, 100 आएगा, 0 आएगा 5 से, यानी आंसर आया 0.615 मोल पर लीटर। ओके, ऐसे हम लोग मोलारिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिख रहा है सबको, बिल्कुल। थोड़ा सा कलर, दिन में वीडियो शूट हो रहा है तो दिन में थोड़ा सा सनलाइट का इफ़ेक्ट है, फिर लाइट का इफ़ेक्ट है, कलर थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। खैर कोई नहीं, आपको कंटेंट पूरा अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, तो आज के क्लास में हम लोगों ने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मोलारिटी के बारे में पढ़ा। मोलारिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्चुअली मोलारिटी को लैब में कंसंट्रेशन, मतलब मोलारिटी को ही लैब में कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए लिया जाता है, लेकिन बस वही एक डिसएडवांटेज है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। तो अगर टेम्परेचर डिपेंड करेगा तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। ओके, तो हम लोग मोलारिटी को देख लिए। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन आगे और भी देखेंगे। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पूरा क्लास समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमसे जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।